नमस्कार। जनरल स्टडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तीसरा वीडियो है। थर्ड पार्ट इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, एसएससी के हैं, यूपी टेट के हैं और पुलिस के या साथ साथ पे जो अन्य परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अन्य परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? विच पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटोज? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। अब लेमन फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ। अब ये किसका रिच सोर्स है? ये है साइट्रिक एसिड का। तो साइट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड मेनली पाया जाता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है। मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। एप्पल जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पाइन एप्पल है उसमें भी ये पाया जाता है, अनानास में। और माफ़ कीजिएगा, एसिटिक एसिड ये छिड़का में पाया जाता है, या कह सकते हैं जो छिड़का विनेगर में। नेक्स्ट आते हैं, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। चीनी की सांद्रता जो है ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। चीनी की जो कंसंट्रेशन है, तो शुगर में, चाहे वो फल में शुगर हो या फिर और किसी जो पदार्थ है उसमें शुगर हो, तो उसको ली रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, पैक्टिन जो है इसका मेन कार्य है फलों के रस का थक्का बनाना। तो जब जेली बनाते हैं या फिर जैम बनाते हैं तो उसमें पैक्टिन जो है वो क्लॉटिंग फ्रूट जूस जो है ये क्लॉटिंग करती है फ्रूट जूस का। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? विच फर्टिलाइज़र इज़ नॉन एज द किसान खाद? तो किसान खाद के नाम से आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक फर्टिलाइज़र वो कौन सा है जिसमें तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वो जिसमें एक तरह से ह्यूमिडिटी जो नापी जाती है वो हाइग्रोस्कोप के द्वारा नापी जाती है। तो ह्यूमिडिटी जो सबसे ज़्यादा होती है, पहले या तो ह्यूमिडिटी सभी में होती है, अमोनियम सल्फेट में भी होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में भी होती है, सोडियम नाइट्रेट में भी होती है और यूरिया में भी होती है। तो यूरिया में बट सबसे ज़्यादा जो है, इन चारों में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है वो यूरिया में होती है। NH2CO इसका फॉर्मूला है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में या अन्य किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आते हैं, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है। तो पास की जो उसकी नज़र जो है वो कमज़ोर है, किंतु श्याम पट या ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। तो उसका दृष्टि दोष है। द स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी रीडिंग अ बुक ऑन हर डेस्क बट कैन रीड द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड करेक्टली। हर विज़न प्रॉब्लम इज़, उसकी विज़न प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष दे है, निकट दृष्टि दोष है, असमान दृष्टि दोष है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें आंसर हो जाएगा फायर साइटेडनेस। उल्टा होता है, इसलिए अगर पास की चीज़ें जो है नहीं पढ़ पा रही है तो इसमें जो है ये फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग। ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और पिसिकल्चर दे रखा है यहाँ पर। दूसरी तरफ ये किससे संबंधित है? मत्स्य, पुष्प, फल और सब्जी। फिशरीज से या फ्लावर से या फ्रूट से या वेजिटेबल्स से, इसको मिलाना है। तो ओलेरिकल्चर ये सब्जी से संबंधित है, तो सब्जी की जो खेती होती है उसको ओलेरिकल्चर कहा जाता है। पोमोलॉजी
ये फल का कहा जाता है, और फ्लोरिकल्चर ये पुष्प का होता है, और पिसीकल्चर ये मत्स्य का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें जो है, एक मिनट, इसमें हम ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये बी वाला आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी है विश्व युवा दिवस, एक तरफ दिवस दे रखी है, दूसरी तरफ उस डेट दे रखी है, ये तारीख दे रखी है, दिनांक दे रखी है जिसको ये होता है, जिस दिन ये होता है, या डे दे रखा है किस दिन होता है, ठीक है, डेट ना कहेंगे बल्कि डे। अब इसमें विश्व युवा दिवस जो है, तो हम लोग जानते हैं ये 12 अगस्त को होता है विश्व युवा दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को होता है। विश्व शौचालय दिवस, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पीसीएस में, पिछले एग्ज़ाम्स में। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ये होता है 19 नवंबर को, और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को होता है। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2, ए का 4, 4 3 1 2, ए का 4, फिर बी का 3, 4 3 1 2। इसमें ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ये वाला जो है, ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? खैरा डिजीज ऑफ द राइस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तो ये होता है जिंक की कमी से। नेक्स्ट है, आलू है, ये रूट है या स्टेम है या फ्लावर या लीफ है, जड़, तना, पुष्प या पत्ती है, तो आलू जो है वो एक तना है। नेक्स्ट है, मांसपेशियाँ जो मसल्स है उनका कार्य क्या होता है, किस कार्य में सहायक होती हैं? द फंक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज, तो ब्लड सर्कुलेशन दे रखा है, डाइजेशन दे रखा है, मोबिलिटी दे रखा है, और इसमें दे रखा है मेकिंग द बॉडी अट्रैक्टिव, यानी रक्त परिसंचरण, भोजन पाचन में, शरीर की गतिशीलता में, शरीर को आकर्षक बनाने में। तो ये होता है शरीर की गतिशीलता में, मोबिलिटी में। आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन आर एस्किमोज फाउंड? तो एस्किमो जो कहा जाता है, जो लोग जो पर्वतों पर ऊपर रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो पार्ट जहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है उसको टुंड्रा जलवायु जो है वो कहा जाता है। तो टुंड्रा जलवायु जो है ये, और ये लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है, इग्लू, और ये टुंड्रा जलवायु में रहते हैं। तो ज़्यादातर जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं उसमें, तो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें पहला टुंड्रा प्रदेश ही दे रखा है, तो टुंड्रा रीजन ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली होती है कि 66.5 डिग्री से ऊपर का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर, और उसके पहले भी जो है 50 डिग्री से ले लेके तो जो ऊपरी पर्वत के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत, जो सबसे ज़्यादा फैट का परसेंटेज है दूध में, उत्पादन वाली भैंस की नस्ल बताना है। इसमें कौन सी भैंस की नस्ल है? द बफेलो ब्रीड विद द हाईएस्ट मिल्क फैट कंटेंट परसेंटेज इज़, तो ये जो हाईएस्ट फैट कंटेंट करती है, तो इसमें जफराबादी, मुर्रा, महसाना और भदावरी दे रखी है। आंसर इसका भदावरी है, डी आंसर इसका हो जाएगा। मुर्रा जो है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है ब्रीड। नेक्स्ट आते हैं, गुल्ली डंडा या फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो खरपतवार यहाँ पे पता करना है कि ये किस फसल का है। गुल्ली डंडा और फैलेरिस माइनर इज़ अ मेजर वीड ऑफ विच क्रॉप? ये जो है ये गेहूं का है। बिजली, चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। लाइटनिंग एंड थंडर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की 4 लेयर दे रखी हैं, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर या मिजोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो ये जो है ये क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है मेघ गर्जन और बिजली चमक।
समताप मंडल में ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर है, माफ़ कीजिएगा, ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में 30 किलोमीटर की रेंज तक। और ये क्षोभ मंडल जो है ये 10 किलोमीटर तक होता है। एक अगर से हाइट लेंगे यहाँ से एटमॉस्फेयर की, तो ये मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है, तो ऊपर वाला ये पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर ये उसके बाद में मीजोस्फेयर आएगा, उसके बाद में आयोनोस्फेयर आएगा, और उसके बाद में एक्सोस्फेयर आएगा, उसके बाद अंतरिक्ष सेटेलाइट। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में जो है सभी गैसेस पाई जाती हैं, मेनली जितने भी गैसेस हैं, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, उसके बाद फिर उसके बाद जो है ऑर्गन है, फिर CO2 है। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है ये लेयर पाई जाती है, जो कि UV रेज से है हमको बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से, और जिसके कारण हम लोग को जो है ये कैंसर होने की संभावना होती है। तो स्किन कैंसर डिजीज उससे हो सकता है। तो वो जो UV रेडिएशन है उससे हमको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो है वो बचाती है ओजोन लेयर, और ये पाई जाती है 30 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर मीजोस्फेयर है, यहाँ पे जितने भी उल्का पिंड्स हैं वो पाए जाते हैं, मीटियोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद में आयनोस्फेयर है, यहाँ पर रेडियो वेव्स पाई जाती हैं, रेडियो वेव्स जो कि हमें सिग्नल्स देती हैं टीवी के लिए, या फिर जो भी सेटेलाइट्स जो हैं जो कि सिग्नल्स के लिए होती हैं, मेनली रेडियो वेव्स से रिलेटेड होती हैं वो, या रेडियो जो होता है उसके रेडियो के में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसके लिए जो सेटेलाइट से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, उसके लिए भी ये आयनोस्फीयर में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर है। तो यहाँ पे मीजोस्फीयर जो है वो 30 से, तो ट्रोपोस्फीयर जो है ये 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक ये हो जाता है ध्रुवों पर, और 10 किलोमीटर इसको मान सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा से ऊपर में होता है। फिर ये 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्रेटोस्फीयर होता है। मीजोस्फीयर जो होता है ये 80 किलोमीटर की रेंज तक होता है। फिर ये 180 किलोमीटर तक ये आयनोस्फीयर, फिर उसके बाद में एक्सोस्फीयर हो जाता है। आंसर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट? तो यहाँ पे ब्राज़ील की धारा दे रखी है, क्यूरोशियो की दे रखी है, बेंगुएला की दे रखी है, और गल्फ स्ट्रीम दे रखी है। तो यहाँ पर इन 4 धाराओं में बेंगुएला की जो धारा है वो ये कोल्ड है, ये ठंडी जल धारा है। अब बाकी जो हैं ये हॉट हैं, गर्म जल धाराएँ हैं, गर्म महासागरीय जल धाराएँ हैं। जिस तट से ये टकराती हैं उसी का ये नाम हो जाता है उनका। तो जैसे ध्रुवों, मान लो पृथ्वी को अगर हम ड्रॉ करें अर्थ को, तो अर्थ पे जो है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अर्थ पे जो है ये बीच में मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये 23.5 डिग्री। ये मकर रेखा जो है दक्षिण में है और उत्तर में कर्क रेखा है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे जो क्या है टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो जलधाराओं में भी ये क्लॉकवाइज मूव करती हैं जलधाराएं, नॉर्थ में, नॉर्थ हेमीस्फीयर में, और साउथ हेमीस्फीयर में, दक्षिणी जो हेमीस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज जलधाराएं मूव करती हैं। तो जो ध्रुवों की तरफ जो होती हैं वो जलधाराएं जो होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ये कोल्ड होती हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। सूर्य जो है लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो अब जो ऊपर से आने वाली जलधाराएँ, तो ब्राज़ील के तट से टकराने वाली जो जलधारा है तो वो एक तरह उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ से ये ब्राज़ील की जलधारा जो है ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के तट से टकराती है। तो ये ब्राज़ील की जलधारा बनते ही ये हॉट हो जाती है, गर्म हो है। क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधारा ये जापान की है। क्यूरोशियो गर्म धारा है और ओयोशियो ठंडी जलधारा है जो कि ध्रुवों की तरफ से आती है, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर से आती है। उसी तरह से बेंगुएला की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे नीचे से ये अंटार्कटिका के पास से यहाँ पे जो इधर से बेंगुएला जलधारा आती है, ये ठंडी होती है, कोल्ड होती है। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये फ्लोरिडा के तट से ये लगी होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से आगे में जो, तो वो जो है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम होती है, तो वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो ये जो है ये
गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करना, नॉर्थ में ये जो है इस तरह से मूव करना जलधारा का, और साउथ में जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, और नॉर्थ में क्लॉकवाइज मूव करना, ये कोरलस बल के कारण होता है। तो कोरलस बल के कारण ही जो है, कोरलस फोर्स के कारण ही जो है पृथ्वी जो है अपना जो है अपने का आपका जो चक्कर लगाती है, रोटेशन करती है। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो मृदा जल जो है वो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है यहाँ पे। तो किस प्रकार से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर इज टेकन बाई प्लांट्स। तो ये होता है एक तरह से कैपिलरी वाटर, उसको कहते हैं। कैपिलरी जो एक्शन होता है उसके द्वारा जो है ये ऊपर चढ़ता है सभी जगह, जो है जड़ से लेकर के तने में होता हुआ ये सभी डालियों में, स्टेम्स में ये जाता है पानी पौधों में। तो एक तरह से मृदा जल पौधों को ग्रहण करना जो है किया जाता है ये कैपिलरी वाटर के द्वारा, केशिका जल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। फिर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये जम्मू कश्मीर में दे रखा है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में नाकरेक मेघालय में ही है, और सिंगलीला जो है ये पश्चिम बंगाल में ही है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, ग्रेट हिमालय, याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं, जैव विविधता का अर्थ क्या है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन दे रखा है। फिर विभिन्न प्रकार के जंतु दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे रखा है। फिर दे रखा है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। तो यहाँ पे जुड़ा है एक निर्धारित क्षेत्र, पर्टिकुलर एक एरिया है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल, गिवन एरिया और ना पर्टिकुलर एरिया। फिर विभिन्न प्रकार की विशेषागत पादप और जंतु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल। देखिए ये भी हो सकता है विभिन्न प्रकार के, लेकिन यहाँ पे एक निर्धारित क्षेत्र दे रखा है, एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है। तो यहाँ पे ये डिफाइन होगा कि पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज़ होती हैं एंड डिफरेंट जो फ्लोरा एंड फौना या कह सकते हैं जो पौधों की और जो एनिमल्स की जो स्पीसीज़ होती हैं जीव जंतुओं की, तो उनको जो है ये बायोडाइवर्सिटी उनको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट को भी पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, तो ये 2002 में आया। तीसरा जो है बायोडाइवर्सिटी को पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शांत घाटी में, जो साइलेंट वैली है नीलगिरी में, वहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे संस्थान दे रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और ये मुख्यालय है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये इसका मुख्यालय हैग में है, तो इसका हो जाएगा पहले का तीसरा। हैग जो है ये नीदरलैंड में है। फिर IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो इसमें चौथा वाला ये हो जाएगा वाशिंगटन DC। फिर ILO का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा A का तीसरा, B का चौथा, 3 4 2, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन एक सुमेलित, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे इटाई रोग दे रखा है। इटाई रोग जो है ये कैडमियम से होता है, यहाँ पे दे रखा है, ये सही है, कैडमियम के कारण होता है। और मिनमाता रोग या मिनामाता रोग जो है ये पारा से होता है, लेड के कारण होता है, सॉरी मरकरी के कारण होता है, ये भी सही है। नौकनी रोग कहने का मतलब है कि जो घुटनों का से डिजीज है, जैसे आर्थराइटिस है, तो ये जो है ये इसको नौकनी रोग बोला जाता है। और यहाँ पे ये सीसा दे रखा है, लेड दे रखा है, ये गलत है। तो नौकनी रोग ये जो है घुटनों में होता है, और इसका कारण एक पर्टिकुलर जो है ये एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो है लेड से होने वाले रोग जो है वो कौन सा है, तो लेड से बेसिकली जो सीसा है तो उससे जो होता है रोग वो है कैंसर। और इसमें दूसरा चीज़ जो है कि
कैंसर के अलावा इसमें न्यूरो रोग होते हैं, या कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ये भी जो होता है ये इसी के कारण होता है, न्यूरो रोग भी इसी के कारण होता है। ठीक है, फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये नाइट्रेट दे रखा है, ये भी सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे दे रखा है लेड दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है, डिटर्जेंट दे रखा है और CO2 दे रखा है। आंसर है इसका प्लास्टिक। तो मृदा प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो भी अब लगातार जो है हम डालेंगे, और जो भी करंट अफेयर्स के भी वीडियोस जो है वो भी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।